नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट्स नहीं है, कुछ ऐसे हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। और मेरे चैनल में कोई भी मतलब जितने सारे स्टॉक के बारे में बातचीत बातचीत किया जाता है वो एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो फर्स्ट जो कंपनी उसका नाम है दीपक नाइट्रेट। तो दीपक नाइट्रेट लिमिटेड बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, केमिकल इंडस्ट्रीज में लास्ट 1.5 मंथ, आप 2 साल भी बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो ये 2 साल में केमिकल इंडस्ट्रीज में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला। तो कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, इस कारण की वजह से केमिकल सेक्टर में पहले से ही प्रेशर है। तो क्या दीपक नाइट्रेट खुद खास कुछ दिखा पा रहा है? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अभी देखिए कंपनी बता रहा है कि अभी इस जो करंट ईयर जो आने वाले हैं वहाँ पे कंपनी की जो सेल्स है उस सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव होने वाले हैं। तो सेल्स का ग्रोथ पॉजिटिव देखने को मिलने का चांसेस है। और सॉरी, पॉजिटिव मतलब एक्चुअली देखा जाए तो वीकनेस है। फिर भी मैं आपको पॉजिटिव इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे, पिछले सितंबर में जो सेल्स था इस बार दिसंबर में सेल्स बढ़ चुके हैं। मतलब जो पहले डेटा था उसी तरीके से डेटा फिर से रिकवरी होकर आ रहा है। अभी देखिए कंपनी के एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखेंगे तो करीबन 850 करोड़ से 790 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो प्रॉफिटेबिलिटी कुछ इस तरीके से देखने को मिले, 850 करोड़ से 790 करोड़ के आसपास। मतलब जो प्रॉफिट का ग्रोथ है वो ग्रोथ कुछ इस बेसिस में चेंजेस हो रहा है। तो ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशराइज है, कंपनी के इस बार भी रिजल्ट खराब आएगा। तो ये देखिए, ये सिर्फ यही कंपनी के ऊपर ऐसे सिचुएशन नहीं है। बाकी आप किसी भी केमिकल सेक्टर को पकड़ लीजिए, किसी भी केमिकल्स कंपनी को उठा के देख लीजिए, सारे कंपनीज का हालत आज इसी तरीके से है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी खराब है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है मैं बार बार आपको दिखाता रहता हूँ, क्योंकि कंपनी के जो बोरिंग्स है, एक टाइम कोविड के टाइम में कंपनी 1100 करोड़ तक कर्जा ले लिया था। और वो कर्जे को सबसे पहले वो क्या क्या मिटा दिया। वो कर्जे को मिटाने के बाद कंपनी के ऊपर से 67 करोड़ का कर्जा है, जो पैसा ना के बराबर है। कल ही अगर उसको कर्जे को वापस करने के लिए बोला जाए तो वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी का रिजर्व 4000 करोड़ के ऊपर है। हाथ में फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा है। उसके साथ साथ हाथ में कैश जो है वो भी अराउंड 37 करोड़ के आसपास है। मतलब हाथ में जो कैश है उस पैसे से ही ऑलमोस्ट 50% पैसा वो बोरिंग्स के मिटा सकते हैं। तो ज़्यादा टेंशन वाला बात तो यहाँ पे नहीं है। टेंशन वाला बात तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, दीपक नाइट्रेट के ऊपर एक पॉजिटिव पॉइंट क्या है, जो हिडन पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, इसका जो प्रोडक्ट है वो है सोडियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट का जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी 75% मार्केट शेयर लेके रखा है। तो इसमें कंपनी के एक अलग लेवल का दबदबाव है। तो इस लेवल तक कंपनी पहुंच पाएंगे, जिसके चलते कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। देखिए कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंपनी के इंस्टीट्यूशन, जो माल बेचने के लिए तैयार नहीं है और क्वांटिटी उल्टा एडिंग करते चले जा रहे हैं। जो डीएस के पास 10% होल्डिंग था वो बढ़ के 12% था, हो गया। उसके बाद 13%, 15%, 17%, 18%, आज 19%। मतलब परसेंटेज हर साल में बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी कंपनीज के लिए, क्योंकि किसी भी कंपनीज के ऊपर इंस्टीट्यूशन खुद के होल्डिंग हर साल में बढ़ाते चले जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा धमाका होने का चांसेस है। बाकी दीपक नाइट्रेट के ऊपर मैं जरूर कहूंगा जल्द से जल्द रिजल्ट आने वाले हैं। 30 में कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। उससे पहले देखिए कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिला, वो कफ विथ 100% मिला। और उसके बाद कंपनी नीचे आने के बाद देखिए एक वोलेटिलिटी के हिसाब से वो ऊपर गए। अभी देखिए एक रेंज में आपके साथ शेयर किया, इस रेंज बहुत स्ट्रांग है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस रेंज क्या है, देखिए इस तरीके से एक सपोर्ट रेंज बनता है। तो सपोर्ट मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट बना, यहाँ पे बना और यहाँ पे बना। अगर नीचे भी आए फिर से इस लेवल को सपोर्ट बना सकते हैं। मतलब एक स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल को फेस करके ही वो हायर हाई करते करते आगे बढ़ रहा है। तो मेरा जो टारगेट है, जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ, करीबन करीबन 2810 के आसपास इस तरीके से लेवल में टारगेट को बुक करूंगा। उसके लिए मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि मार्केट आज वोलेटिलिटी के ऊपर है। तो उतना जल्दबाजी करना बेकार होगा, सोच समझकर सारी चीज़ों को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, जिसको हम हल नाम से जानते हैं, तो हल जो है तो वो करीबन 2,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट के बन चुके हैं। देखिए इस कंपनी के जो ग्रोथ हुआ है वो सिर्फ कुछ ही पलों में हुआ है। कुछ ही पलों का मतलब है कोविड के बाद ही हुआ है, उससे पहले कुछ खास ग्रोथ नहीं है। अगर मैं चार्ट को एक बार आपके साथ प्रेजेंट करूँ
तो आप खुद ही देख सकते हैं जो कोविड के लेवल के पहले जो कंपनी का चार्ट था वो कुछ इस तरीके से फ्लैट था, उल्टा कंपनी लॉसेस दे रहे थे। और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके कहाँ से कहाँ तक जर्नी किया। अगर मैं ग्राउंड लेवल से कोविड के लेवल से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 1800% का रिटर्न दिया। 1800% का मतलब आप समझ लीजिए 18 टाइम्स रिटर्न, 18 टाइम्स। मतलब आपके पास अगर 1 लाख इस कंपनी के ऊपर कोई व्यक्ति निवेश किए थे तो उसका पैसा बन चुके हैं 18 lakhs। तो इतना बड़ा धमाका कंपनी कर चुके हैं। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर जो फिलहाल के जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से मैंने एक ट्रेड इसके ऊपर प्लानिंग किया था और ट्रेड मैंने यहाँ पे इनिशिएट भी हुआ है। जिस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बना, उसके बाद ब्रेकआउट किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद जब भी ब्रेकआउट किया तब यहाँ पे एंट्री बना। और मैं 1:3 रेशियो का टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मतलब 1% का लॉस और 3% का टारगेट। जो मेरा टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 5040 रुपीज़ के आसपास। अभी देखिए टारगेट होगा कि नहीं होगा वो तो अलग बात है, मगर एक पॉइंट्स देखकर मुझे तसल्ली तो जरूर होता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है, तो आज नहीं तो कल वो प्रॉफिट जरूर देने वाले हैं। हाँ, आज मार्केट में करेक्शन है, आज मार्केट में प्रेशर है, स्मॉल कैप इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से गिरा है, तो उसके कारण एक बड़ा फॉल शायद इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले, तो वो अलग बात होगा। तो बेसिकली कंपनी का जो रिजल्ट है इस बार भी अच्छा खासा देखने को चांसेस है। 26,900 करोड़ से 28,000 करोड़ तक देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 5,800 करोड़ से 6,100 करोड़ तक देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से एक रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास अच्छा खासा निवेश आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिवली ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। आपके पास इस कंपनी का अगर होल्डिंग है तो कौन सा लेवल में है वो मुझे आपके होल्डिंग का प्राइस मुझे शेयर कर सकते हैं। देखिए हम ना भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हम लोग एक फैमिली जैसे हैं, तो उस हिसाब से हर किसी का डेटा शेयर आप कर सकते हैं। डेटा शेयर मतलब आप ये मुझे मत पूछिए कि मैं होल्ड करूँगा कि सेल करूँगा, बाय करूँगा। ये हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होना चाहिए क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर कोई भी बातचीत नहीं कर सकता। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है एलटीमाइंट्री। देखिए खतरनाक तरीके से कंपनी के ऊपर गिरावट का माहौल झेलना पड़ रहा है एलटीमाइंट्री के ऊपर। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि 2023 में जब एलटीआई और एलटीटीएस, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एलटीआई और माइंडट्री दोनों कंपनी एक साथ मार्च हुआ था, तब हर किसी व्यक्ति यही सोच रहे थे कि दोनों कंपनी एक साथ मार्च हुआ है तो रॉकेट बनेगा। बिल्कुल नहीं बना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी दोनों मार्च होने के बाद उसका भी हालत बिगड़ गया और एलटीआई माइंडट्री की भी हालत बिगड़ गई। हाँ, ये मानता हूँ कि कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे नहीं कि एलटीआई माइंडट्री कोई बेकार कंपनी है, कंपनी बहुत शानदार है, क्योंकि इसका ग्रोथ अगर देखेंगे कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी का सेल्स इस बार थोड़ा सा ईयर ऑफ ईयर बेसिस में तो ठीक है, मगर क्वार्टर को कंपनी बीट नहीं कर पाए। एक्सपेंस मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 1100 करोड़ से 1100 करोड़ अभी भी है। तो ऐसे क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ? देखिए वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी का नाम क्या है, मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मैं आपको बता ही देता हूँ। अगर आपको पहले पता था मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। कंपनी का नाम है एक्सेंचर। तो इस वर्ल्ड के सबसे बड़े आईटी सर्विसेज कंपनी के ऊपर जब घाटा देखने को मिला, मतलब जब प्रॉफिट ग्रोथ कम देखने को मिला, उसी बेसिस में इंडिया में सारे कंपनी, सारे आईटी कंपनीज के ऊपर एक बिग प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए जो जो हर हर टाइम मतलब जो बिजनेस मान के चलिए आपके बाजू में एक दुकान है, जो दुकान में मान के चलिए हर दिन 100 कस्टमर आ रहा है और आपके बाजू में जो दुकान है आपके पास 10 कस्टमर आ रहा है, तो सोचिए अगर 100 में से 50 कस्टमर आना स्टार्ट हो गया तो आपके भी कस्टमर कम होंगे। 50 क्यों आ रहा है वो समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े जो कंपनीज है अगर वो परफॉर्मेंस खराब करे तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बाकी कंपनीज के ऊपर भी पड़ेंगे, क्योंकि उसका रिजल्ट इसीलिए खराब हुआ क्योंकि उसका सेल्स कम हो गया। तो छोटे कंपनी को तो सेल्स कम होगा ही, तो उस बेसिस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। बाकी देखिए कंपनी के ऊपर सब कुछ तो ठीक ठाक ही है। जैसे कंपनी का कर्जा, इस बार कंपनी अच्छा खासा कर्जा उठा। अभी ये देखना है कि कंपनी कर्जा जो उठाया किस लिए उठाया। देखिए अगर मैं कंपनी के कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी कोई लॉन्ग टर्म कोई शॉर्ट टर्म में कर्जा नहीं लिया। लॉन्ग टर्म में तो जीरो कर्जा है, शॉर्ट टर्म में से 40 करोड़ है। कंपनी लीज लाइबिलिटी लिया। अभी लीज लाइबिलिटी क्यों लेना पड़ा? देखिए लीज लाइबिलिटी का मतलब एक इस कुछ इस तरीके से समझिए। मान के चलिए आपने एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा और उसके लिए आपने कोई जगह भाड़े पे लिया।
तो जो जगह आप भाड़े पे लिया है तो उसके लिए उस जगह को आपको लीज में लेना पड़ेगा। मान के चलिए आपने 5 साल के लिए कुछ एग्रीमेंट किया तो हो गया वो लीज। तो इस तरीके से लीज लेने के लिए जो लाइबिलिटीज मतलब जो लोन लिया जाता है तो उसको लीज लाइबिलिटी कहा जाता है। देखिए आपने जो घर भाड़े पे लिया शायद वो आपके जेब से पैसा दिया, मगर बड़े बड़े कंपनी जब बड़ी जगह पे लीज लेते हैं तो उसके तो जेब में पैसा वो नहीं देंगे, वो लोन लेकर उस जगह पे लीज लेते हैं। तो बेसिकली लीज लाइबिलिटी के हिसाब से कंपनी पैसा उठाया, तो ये मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा नेगेटिव भी है और उतना ज़्यादा पॉजिटिव भी है। ऑब्वियसली इस तरीके से लीज लाइबिलिटी तो हमेशा हर कोई कंपनी को लेना पड़ता ही है अगर बिजनेस को स्टेबल करना है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू कर रहे हैं। और रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो मैं पहले बोल चुका हूँ, मुझे एक पैटर्न्स दिखा था, वो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखा था, शोल्डर और उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना। शोल्डर एक्चुअली बना नहीं, बनने का तैयारी कर रहे हैं, अगर बनेंगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड, जिसके ऊपर जल्द से जल्द एक गुड अपडेट कंपनी आपको दे चुके हैं, जिसके जल्द से जल्द आपको फायदा मिलेगा। हर एक के बदले आपको 2 शेयर मिलेगा, क्योंकि स्प्लिट के हिसाब से 2 शेयर मिलेगा कि 10 का फेस वैल्यू वो 2 बनेगा और 24 में कंपनी आपको स्प्लिट देने वाला है। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।